मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक कहावत मशहूर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सुबह सफ़ा, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास को कैसे आप पढ़ते हैं, इतिहास क्यों नहीं याद होता है। और आज हम एक चैप्टर भी लेके आए हैं और देखेंगे कि उसको पढ़ने का तरीका आपको बताएंगे कि इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बेटर तरीके से रिजल्ट मिलेगा और आपके माइंड में वो स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक प्रयोग किए हैं और देखते हैं कि याद होता है कि नहीं। तो आज की कड़ी है, जिस कड़ी में हम आपको इतिहास याद करने का एक वो बताएंगे और वो एकदम सिंपल सा तरीका, आपको पता भी है लेकिन आप करते नहीं हो। ठीक है ना। बस ये है कि अगर आपको रिजल्ट लेना है, अगर आपके एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, जीएस में कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, पीसीएस का हो, आरओ का हो, बीईओ का हो, या कोई भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत कम मैटर होता है और जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा मैटर होता है। तो याद करने का, पढ़ने का तरीका सिर्फ चेंज कर दीजिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी आप सपना देख रहे हैं, जिस भी एग्जाम में बैठने का एक सपना देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो वहाँ से आपको जो है मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी और ये बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो सकता है, पूरे क्वेश्चन आप टेकल कर सकते हैं और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। इतिहास याद कैसे हो, तो हम लोग देखते हैं इतिहास कैसे याद होगा। जरा इसके आगे हम लोग थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। देखिए आरओ का बैच भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, टेस्ट के साथ में, नोट्स के साथ में। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो याद कराने की कोशिश करेंगे, जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है ना, वो चाहे शिलालेख हों, चाहे लघु शिलालेख हों, चाहे स्तंभ लेख हों, और चाहे लघु स्तंभ लेख हों, चाहे गुहा लेख हों। ठीक है ना। गुफाओं में जो पहाड़ियों को काट करके जो है कुछ गुफाएं बनाई गई हैं, उनमें भी अशोक के अभिलेख ढेर सारे मिलते हैं कि अशोक ने कुछ लिखवाया हुआ है, उनको आजीवक संप्रदाय के जो है वहाँ पे लोग थे, उनको दान किया गया है। ठीक है ना। तो अब क्योंकि पहले कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम पेपर के माध्यम से, गजट के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम राज्य आदेशों को, राज्य के आदेशों को या राजा के आदेशों को हम जन जन तक नहीं पहुँचा सकते थे। तो उसके लिए अशोक ने एक रास्ता निकाला था कि बड़े बड़े पिलर में, बड़े बड़े जो पत्थर थे उनमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखवाए थे और बहुत अपनी जितनी भी अपनी आज्ञाएँ थीं, जितने भी अपने आदेश थे, इनमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन समस्या ये थी कि ये पढ़ा नहीं गया। ठीक है ना। पहली बार इसको पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था, शायद आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है ना। जेम्स प्रिंसेप ने किया था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था कब? 1837 में। अब 1837 में पढ़ा तो पता चला कि आखिर ये लिखा क्या है। देखिए अभी हमको भी नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सी भाषा क्या है, लेकिन जब इसको पढ़ा गया तो पता चला कि भाई इसमें राजा के आदेश हैं। अशोक ने अपने सारे अभिलेख को अपना साधन बनाया था राज्यों तक पहुंचाने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि लिखा होगा तो कोई भाषा होगी, ठीक है ना, कोई लिपि होगी। अगर ये इस तरह की स्क्रिप्ट है तो ये कोई लिपि है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख किस भाषा में या किस लिपि में लिखे गए हैं। तो लिपि अगर पूछा जाएगा तो लिपि है ब्राह्मी, और जिस भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे, ये लिपि जो है ब्राह्मी, ये किस भाषा की है? प्राकृत भाषा की है। ठीक ना, प्राकृत की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा इसके अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं और ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ ब्राह्मी में। हमको नहीं आता है, ठीक है ना, आपको भी नहीं आता होगा, कुछ लोग हो सकता है जो है पढ़ लें। तो ये ध्यान रखना, 1837 में पता चला था कि इनमें क्या लिखा हुआ। 1837 के पहले अशोक ने अभिलेखों में क्या लिखवाया था, अशोक कैसा राजा था, अशोक ने क्या क्या किया था, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था, कुछ नहीं पता था। अब सारे अभिलेख याद करना तो बड़ा मुश्किल है। 80 से ज़्यादा अभिलेख आपको जो है लघु शिलालेख मिलेंगे। लगभग 8 जगह से 14 शिलालेख जो है वो मिले हैं, क्या नाम है, शिलालेख मिले हुए हैं, स्तंभ लेख बहुत मिले हुए हैं, गुफाओं में लेख मिले हुए। तो सारा कुछ याद नहीं हो सकता, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है। चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इनको याद करें, देख लेते हैं जरा। और इस सारा का सारा हम मैटर आपको याद करा देंगे किससे, जो है मैप बेस, ठीक है ना, मैप से। देखिए ये स्तंभ मिले हुए हैं, स्तंभ लेख देखिए कितना बढ़िया बढ़िया स्तंभ अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर देखिए जानवर का चित्र भी यहाँ पर लगवाता था। और ये इस तरह से आपने देखा होगा सारनाथ में भी, सारनाथ में, लौरिया नंदनगढ़ में भी शेर के चित्र मिले हुए हैं। ठीक है ना, बैठे हुए बाघ के, शेर के, चीते के सारे चित्र इसमें मिले हुए हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कलाकृति रही होगी। ठीक है ना। एक और देखिए ये वाला क्या है, ये है गुफाओं में, जो पत्थर की गुफाएं होती थी, पहाड़ियाँ होती
होती थी उन पहाड़ियों को काट करके उन भिक्षुओं को या उन आजीवक संप्रदाय के जो सन्यासी होते थे उनको दिया जाता था। तो यहाँ पर ये पत्थरों के बीच में ही रहते थे। ये पूरी पहाड़ी होती, देखिए पहाड़ी है और इन्हीं को काट करके, आपको पता है कि बाराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ियों में अशोक ने और उसका एक उत्तरवर्ती शासक था, उसने जो है इन दोनों गुफाओं, इन दोनों पहाड़ियों में काट करके दान दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। ये देखिए पहाड़ियों को काट करके ही बनाया गया है चित्र। ये नागार्जुनी पहाड़ी और जो है बाराबर की पहाड़ियों की ये चित्र हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। सबसे पहले मैं वहीं चलता हूं सीधे, और अशोक के अभिलेखों को याद कैसे करेंगे। अशोक के अभिलेख हम आपको बताएंगे। देखिए हमने आपको बताया कि अशोक के अभिलेख 4 पार्ट में हैं, ठीक है ना। 4 पार्ट में कौन कौन से हैं ये जरा देख लेते हैं। पहला जो अभिलेख है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो जो है क्या है, शिलालेख है, ठीक है ना। शिलालेख है, और शिलालेख की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शिलालेख जो अशोक के मिले हुए हैं वो शिलालेख मतलब कि एक जैसे शिला हो गई, पूरी बड़ी सी शिला हो गई, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट अर्थात 14 लेख वाला शिला मिला हुआ है। और ऐसे शिल ऐसे बनवाते थे, लिखवाते थे, और इनको अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर गड़वा देते थे, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा होते थे, गैदरिंग होती थी, मेला लगता था, कुछ इस तरह की ऐसे जगहें होती थी, वहाँ पर इनको गड़वा देते थे। तो आराम से ये 14 जो लेख होते थे, 14 आदेश होते थे, इनको जनता तक पहुँच जाता था, जनता इनको पढ़ते थे। और ऐसे 8 स्थानों से ये लेख मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 14 शिलालेख वाला जो है जो पत्थर थे वो 8 स्थानों से मिले हैं। हम लोग ये 8 अभी एक नज़र में देखेंगे और सारे याद हो जाएंगे। बस आप जाइएगा नहीं, बस देख लीजिए एक बार। और देखिए एक चीज़ और, जरा आप सबसे पहले अशोक का नाम पूछा जाता है, किन अभिलेखों में अशोक के नाम मिले हुए हैं। तो ध्यान रखना ये एक ट्रिक है, गुम नेम। अगर इसको याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं तो ठीक है। गु मतलब है गुर्जरा, ठीक है ना। उ मतलब है उदयगोलन। मा मतलब है मास्की, और ने मतलब है नेत्तूर, ठीक है ना। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम मिलता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अशोक का नाम मिलता है। तो अब इसको ट्रिक आपको, गुम नेम, नेम से मतलब होता है नेम मतलब अशोक का नाम, अब गुम मतलब है तो अभी तक गुम था, मिल गया। तो गुम नेम अगर याद रखेंगे तो गा से गुर्जरा, ऊ से उदयगोलन, मा से मास्की, और ने से नेत्तूर। और नेम मतलब वही है, नेम को इसको आप ले लीजिएगा, नेम एक ये साइलेंट है, ठीक है ना। तो गुम नेम, गुर्जरा, उदगोलन, मास्की और नेत्तूर। और ध्यान रखना ये एमपी के दतिया में पड़ता है, दतिया से मिला हुआ है, ठीक है ना, दतिया एमपी। और ये तीनों कर्नाटक से मिले हुए हैं। तो इतना पता है कि हाँ, अगर ये अभिलेख कर्नाटक तक से मिले हुए हैं, मान लीजिए ये भारत का पार्ट है, ये कर्नाटक है, ये एमपी है, और यहाँ पर तक्षशिला पाटलिपुत्र राजधानी थी और तक्षशिला ऊपर था। तो अगर यहाँ तक गुजरात में भी आपको पता है कि अभिलेख मिला है, कर्नाटक में भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा साम्राज्य पूरा का पूरा अशोक के कब्जे में था। तो इससे ये पता चलता है कि अशोक ने अपने साम्राज्य में ही सारे के सारे पिलर गड़वाए होंगे, शिलालेख करवाए होंगे कि जनता को हमारा मैसेज जाए। और ध्यान रखना जो लास्ट वाला अभिलेख यहाँ पे मिलता है, कलिंग विजय, वो इतना राज्य छूटा था, इसको भी लास्ट में उसने अपने साम्राज्य के जो है 8वें वर्ष में शायद जीत लिया था, ठीक है ना। कलिंग विजय के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भी 2 शिलालेख मिले हुए हैं। अभी हम लोग शिलालेख की चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो आपको याद होंगे, ठीक है ना। देखिए हैं तो ढेर सारे, ठीक है ना, सब किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में कैसे जाएंगे, समस्या यहाँ आती है। तो हम लोग देखते हैं, ये आपको शिलालेख पूरे 14 आपको याद करने हैं। 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले हुए हैं। उसके बाद में लघु शिलालेख, देखिए लघु शिलालेख तो संख्या बहुत है, ठीक है ना, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको याद करना है। उसके बाद में अगला नाम आता है स्तंभ लेख का, ठीक है ना। ये अभी आपको याद हो जाएंगे, 7 लेखों वाले 6 स्थानों से मिले हुए। जिस तरह से 14 लेख वाले 8 स्थानों से मिले हुए हैं, इसको अभी हम याद करा देंगे, इसको भी याद करा देंगे। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए हम अगला एक वीडियो आपको देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में स्तंभ लेख के बाद में आता है क्या, उससे आता है लघु स्तंभ लेख, ठीक है ना। तो ये 5 प्रमुख
लेख हैं, तो इनको 5 को अभी याद कर लेना है। समझ में आ गई बात? तो आपको 8 स्थान ये याद करने, 6 स्थान याद करने, 5 स्थान ये याद करने, ये अभी आपको याद हो जाएगा। अभी विदिन मिनट आप देखिएगा कि कैसे याद होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और जरा देख लेते हैं कि कैसे याद हो रहे हैं ये। चलिए देखिए, ये क्या है कि ये स्तंभ लेख हैं। हमने क्या कहा, 7 लेख हैं जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और 6 स्थान ये आपके पास में हैं। मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है ना, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर मिले हुए हैं अभिलेख, तो जरा देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली और टोपरा, इसको हमने आपको बताया था कि यूपी का मैप पढ़ाते समय यहाँ पर पड़ता है सहारनपुर, ठीक है ना, इसी के बगल में पड़ता है सहारनपुर और इसी के बगल में पड़ता है क्या, मेरठ। तो दिल्ली लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो ये दोनों को दिल्ली लाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तो एक तो ये याद हो गया, ठीक ना। कहाँ पर, टोपरा जो है वो सहारनपुर में पड़ता है, मेरठ से थोड़ा सा ऊपर है, और मेरठ ही है, दिल्ली के बगल में है, गाजियाबाद से थोड़ा सा बढ़ करके, और प्रयाग प्रशस्ति आपको पता है इलाहाबाद में है, ठीक है ना, यहाँ पर। और ये 3 तो उत्तर प्रदेश में ही हैं। क्या हैं, स्तंभ लेख हैं, जरा इनको ध्यान रखिएगा। स्तंभ लेख है, शिला लेख है, लघु शिला लेख है, क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 तो दिल्ली में, 2 दिल्ली में आ गए, कहाँ से, सहारनपुर से और मेरठ से, और एक प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। तो प्रयाग हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ हो गया। उसके बाद में तीनों बिहार में पड़ते हैं, ठीक है ना, तीनों बिहार में पड़ते हैं। कौन सा, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ठीक है ना, ये चंपारण में है और ये सारी जगह का स्थान इसी के साथ में इनका नाम आपको मिल जाएगा। तो ये 3 अभिलेख कहाँ पर हैं, बिहार में। तो आपको पता है 3 यूपी में हो गया, 3 बिहार में हो गया। तो 6 स्थानों से जो प्राप्त स्तंभ लेख हैं, तो स्तंभ लेख क्लियर हो गया। स्तंभ लेख 6 ही तो हैं और 6 जगह से मिल गए हैं, 3 यूपी से मिले हुए हैं और 3 बिहार से मिले हुए हैं, ठीक है ना। क्या, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और चंपारण, रामपुरवा का चंपारण, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और प्रयाग प्रशस्ति, याद हो गया। उसके बाद हम लोग इन 5 को देख लेते हैं कि ये 5 कौन कौन से हैं, इनको भी अभी याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं जरा इन 5 को देख लेते हैं भाई। ये लीजिए, ये 5 जो है, ये जो 5 अभिलेख हैं, इनमें भी कुछ प्रमुख हैं। जैसे देखिए, रुमनदेई नेपाल की तराई में मिला हुआ है, तराई क्षेत्र में ये मिला हुआ है, ये भी तराई में मिला हुआ है, नेपाल की तराई में, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस रुमनदेई से इसमें माना ये मतलब उल्लेख मिलता है कि ये अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अर्थव्यवस्था, मौर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रतीक, क्या कि जो है अशोक 20वें वर्ष उसके 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, तो वहाँ पर क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर इनने जो टैक्स था 1/6 चल रहा था और इसको घटा करके 1/8 कर दिया था, 1/8, और इसका उल्लेख रुमनदेई में मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। आपसे पूछा जाएगा कर व्यवस्था का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, आप बता दीजिए। रुमनदेई में है, तराई वाले क्षेत्र में, नेपाल में मिला हुआ है, ठीक है ना। वैसे ही निगलीवा है, निगलीवा में बताया जाता है कि कनक मुनि का कोई जो है अपना वो था, इन्होंने मतलब स्तूप था उसको बड़ा कराया था कनक मुनि का। तो अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ये शेर जो बने हुए हैं ना चारों तरफ मुँह किए हुए, वो यहीं से लिया, सारनाथ से, ठीक है ना, सारनाथ से सिंह लिया गया है। सांची का स्तूप आपको पता ही है। कौशाम्बी में जो प्राप्त हुआ है इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं, अर्थात कारुआकी एक रानी थी, ठीक ना, कारुआकी, उसका उल्लेख मिलता है किसमें, कौशाम्बी वाले में। और कौशाम्बी वाले अभिलेख को अकबर ने उठा करके प्रयाग ले आया था। आज जो ये कौशाम्बी का रानी अभिलेख मिलता है ये प्रयाग में मिलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, क्या 5 प्रमुख स्थानों से लघु स्तंभ लेख मिले हुए हैं और उसमें रुमनदेई और निगलीवा ये तराई में है नेपाल के। दूसरा कौशाम्बी में रानी अभिलेख है और सारनाथ में शेर वाला है। सारनाथ वो 4 शेर जो आपके नोटों में मिलता है वो सारनाथ से मिला हुआ है, और सांची का स्तूप MP से मिला हुआ है। बस खत्म, ठीक है। अब ध्यान रखना है क्या, अब जो बड़ी बात है वो ये कि ये जो शिलालेख हैं 8 स्थानों से मिले हुए हैं, ये 8 स्थान भारत के किस किस कोने पर हैं, भारत के पूरे अगर देखेंगे भारत के किस कोने पर हैं, और ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जरिए जरा इसको देख लेते हैं भाई, कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, जरा इनको देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख, सबसे पहला
सहबाजगढ़ी, देखिए सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सारे के सारे अभिलेख ब्राह्मी में मिले हुए हैं, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कि खरोष्ठी में हैं, आरमेइक में भी हैं और ग्रीक अर्थात यूनानी में भी है। तो ये ध्यान रखना है, एक अभिलेख को बोला जाता है द्विभाषी अभिलेख। तो द्विभाषी कौन सा है और कहाँ है, मतलब पूरे भारत का ये मैप है। पूरे भारत में वो 8 अभिलेख जो अभी आप देखने वाले हैं, वो 8 आपको अभी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जरा देख लेते हैं, और किस भाषा में कौन सा लिखा हुआ है इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ही चर्चा आई है किसकी, सहबाजगढ़ी की, ठीक है ना। तो सहबाजगढ़ी ब्राह्मी में नहीं है, ये कहाँ है, खरोष्ठी लिपि में है, और ये पड़ता है ये पाकिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान के पास यहां पर पड़ता है सहबाजगढ़ी, ठीक है ना। किस भाषा में है, खरोष्ठी में, ठीक है, ये पाकिस्तान की भाषा थी। उसके बाद में दूसरा अभिलेख देखिए आएगा, जिसे आप कहते हैं क्या, मानसेहरा। मानसेहरा हजारा पेशावर, यहाँ पर पेशावर पड़ता है, यहाँ पर हजारा पड़ता है, और ये पड़ता है मानसेहरा। ये लो, ये भी क्या है, खरोष्ठी में है। तो 2 पाकिस्तान में हो गए क्या, शिलालेख, बृहद शिलालेख, जिस, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं क्या, शिलालेख या बृहद शिलालेख। वो 2 तो आपके पड़ गए पाकिस्तान में। उसके बाद में तीसरा जो पड़ेगा वो और आ जाइए, तीसरा देख लीजिए। तीसरा पड़ता है कालसी, देहरादून अर्थात उत्तराखंड में, ठीक है ना। यहां पर कालसी पड़ेगा, ये ब्राह्मी लिपि में ही है, ठीक है ना। अधिकतर आपको अगर कुछ पूछा जाता है सबसे ज्यादा किस लिपि का प्रयोग, तो ब्राह्मी, ठीक है ना। कुछ अलग ये हैं जो इनका हम ये चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो ये देख लीजिए, ठीक है। क्या, कालसी कहाँ, देहरादून में हो गया। उसके बाद में अगला आएगा देखिए, गिरनार, काठियावाड़, गुजरात, मतलब यहां पर पड़ता है गिरनार, ठीक है ना। हम लोग गिरनार की बात कर लेते हैं, ये यहां पड़ता है गिरनार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, गिरनार अभिलेख। काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। तो अब ये क्लियर हो गया कि अच्छा यहां तक अशोक का साम्राज्य था, इतना तक फैला था। उसके बाद में अगला अभिलेख आएगा देखिए, सोपारा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में यहां पर पड़ता है सोपारा, सोपारा हो गया, गिरनार हो गया, सहबाजगढ़ी, मानसेहरा और कालसी हो गया, ठीक ना। कितने हो गए, 5 हो गए। छठा एक कर्नाटक में आपको मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, और 2 उड़ीसा में मिलेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो हैं जो अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं। वो कितने हैं, 8। 2 धौली और जौगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, धौली जौगढ़ कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग विजय के बाद में किया गया है ये, मतलब ये करवाए गए हैं, लेकिन इनमें 11वां 12वां और 13वां शिला नहीं मिलता, लेख नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं थोड़ा सा, एक पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जरा इसको भी देख लीजिए। देखिए, इर्रागुड़ी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, धौली पूरी उड़ीसा में है, और है जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है। तो ये इर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एर्रा गुड़ी, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 8 अभिलेख जो अशोक ने 14 शिलालेखों द्वारा 8 जगह 8 स्थानों पर लगवाया था, तो वो कहां कहां प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता हो गया। 2 पाकिस्तान में हो गए, ठीक है ना। 2 जो है उड़ीसा में हो गए, 4 हो गए। 1 कालसी देहरादून में हो गया, 5। 1 गिरनार उड़ीसा में हो, जो है गुजरात में हो गया, 6। 1 महाराष्ट्र का सोपारा हो गया, 7। और एक आंध्र प्रदेश का इर्रागुड़ी हो गया, 8। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है शिलालेख है, इसमें द्विभाषी अभिलेख नहीं है। तो मित्रों, अगर ये जो है तरीका आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी करिएगा, और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। अगली वीडियो तक इंतजार करिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।